नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। हम सब चाहते हैं कि बीजेपी जीते। हम सब चाहते हैं कि अगली सरकार बीजेपी की बने और हम सब ये भी चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। ये तो बहुत साधारण बात है जो हिंदुस्तान का कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता इस बात को कह रहा है, दोहरा रहा है। लेकिन यही बात गवर्नर के द्वारा कही गई। गवर्नर जिन्होंने संविधान पे ये शपथ ली है कि वो किसी पार्टी, किसी दल के विरोध या पक्ष में काम नहीं करेंगे। ये गवर्नर कौन थे? 23 मार्च को राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह जी ने अलीगढ़ में एक बीजेपी अपने घर पे वो बैठ के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उस समय सतीश गौतम जी बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हुए थे। उसको लेके कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष था और वहां पे उन्होंने ये सब बातें कहीं कि भाई इस तरह से आप लोग मत लड़िए और ये जरूरी है कि हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हम सब लोगों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी अगले प्रधानमंत्री बने। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी और इस नाते से हम जरूर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, उन्होंने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में की। अब इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल चीज है कि वो क्या करे। उन्होंने इस पे एक रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि कल्याण सिंह जी ने गवर्नर रहते हुए इस तरह का बयान दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के पास तो ये पावर है नहीं क्योंकि ये प्रेसिडेंट अपॉइंटी है। तो इनको राष्ट्रपति को ये रिकमेंड किया है इलेक्शन कमीशन ने कि भाई आप इस पे जो भी न्यायोचित वो आप इस पे कार्य करिए। अच्छा, अब चक्कर क्या है कि कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह, कल्याण सिंह जी के नाती संदीप सिंह, वो कोई एमपी है, कोई मंत्री है, सब तो लोग फिट हैं। कल्याण सिंह जी का जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनका बहुत मान और आदर था। वो ऐसे मुख्यमंत्री माने गए जिनको जो गुंडागर्दी को नहीं बर्दाश्त करते थे। उनकी इमेज बहुत साफ थी। लेकिन कुछ एक जो नेता हो गए हैं, कुछ एक महिला नेता थी, उनसे उनके संबंध को लेके कुछ लोग बात करते थे, लेकिन उनकी इमेज बहुत क्लीन थी। अब क्या हो गया है कि उनका बीच में वो बीजेपी से गुस्से होकर बाहर चले गए, फिर मुलायम सिंह के साथ रहे, फिर अपनी पार्टी बनाए, इलेक्शन में बुरी तरह से मतलब उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी, फिर वापस बीजेपी में आए और उनको मार्गदर्शक मंडल की तरह उनको भी रिटायरमेंट प्लान के तहत उनको राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया। अब क्या है कि इसमें तो स्वयं कल्याण सिंह जी को कुछ ना कुछ इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बात एक बार 93 में एक गुलशेर अहमद थे। गुलशेर अहमद साहब मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर रह चुके थे और उसके बाद गुलशेर अहमद साहब सतना से एमपी हुए और 93 में ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बन गए थे। जब ये गवर्नर थे उसी दौरान इनका लड़का विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा था और उसमें ये कहीं एक फोटो में कैप्चर कर लिए गए थे जहां उसके प्रचार के दौरान ये पाए गए थे। और इस चीज की जब कंप्लेन हुई तो उन्होंने इस पे कोई और एक्शन होने से पहले ही स्वतः इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये तो पार्टी विद डिफरेंस के गवर्नर हैं, इनको लगता है कि इस्तीफा मैं क्यों दूं। और प्रेसिडेंट कोविंद जी हैं। एक जमाने में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो कोविंद जी बीजेपी के मतलब बहुत साधारण से कार्यकर्ता थे। अब आज वो देश के राष्ट्रपति हैं, तो इसमें क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है क्या, क्यों होना है? देखिए, आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उससे वहां से इलेक्शन कमीशन अपनी पावर ड्रॉ करता है। और वो क्या इलेक्शन के दौरान क्या होता है? इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो कार्यकलाप है उसको मॉनिटर करता है और खास करके जो ये नेशनल पार्टीज है या कोई भी पार्टी हो और कैंडिडेट हो, उसके ऊपर भी, उसके कार्यकलापों पे भी
पे ध्यान रखता है और उसको नियंत्रित करता है। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का वैसे तो सरासर उल्लंघन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद माना है इस बात को। लेकिन देखिए, जब जिसको बोलते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इसमें कल्याण सिंह जी इस्तीफा देते हैं या उनको हटाया जाता है या कोई दांव पेच लगा के माना जाता है कि साहब वो इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इनको हटाया जाए। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, अभी पिछले 2-4 वर्षों में देश में एक अजीब तरह की राजनीति चलने लगी है। आप लोगों ने 6 महीने में ये ध्यान दिया होगा कि मोदी जी बेधड़क होके कमल का फूल लगा के सारे इलेक्शन कैंपेन में सारे सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं। वो सरकारी कार्यक्रम जिसका पैसा कोई सरकार दे रही है और सरकार किसी एक पार्टी विशेष की नहीं है, लेकिन वो कमल का चुनाव चिन्ह लगा के सब जगह जाते हैं। उन्होंने आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने मैं हूं चौकीदार के ऊपर एक पूरा कार्यक्रम किया। वो उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी की हैं जिसपे कुछ लोगों ने संज्ञान लिया है, लेकिन करें क्या। अब उसकी टेक्निकलिटी बता दें। उसकी टेक्निकलिटी यह है कि बहुत ही सटल ढंग से प्राइम मिनिस्टर कार्यालय ने 7 अक्टूबर 2014 में एक इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा। हम 2014 की बात कर रहे हैं, जिस समय मध्य प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था। उन्होंने उसमें लिखा कि भाई प्रधानमंत्री जी एक सरकारी दौरे पे, मतलब इलेक्शन के लिए आ रहे हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद एक सरकारी दौरे पे उनको महाराष्ट्र जाना है और सीधे चले जाएं, और इसको आप इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना मानिए और इसमें प्रधानमंत्री को एग्जेम्प्ट कर दीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से। अब जरा इलेक्शन कमीशन की करतूत सुन लीजिए, मतलब इस पे कोई क्या बोले। आज की तारीख में ये उसमें इंस्ट्रक्शन सीरियल नंबर 88 के द्वारा इलेक्शन कमीशन ने न केवल उस एक दौरे के लिए जो 7 अक्टूबर को जिस पत्र के द्वारा मांगा गया था, न केवल उस एक दौरे के लिए उनको रिलैक्सेशन दिया, बल्कि उन्होंने कहा उसमें उन्होंने भाषा की कि वी हियर बाय रिलैक्स दिस फॉर द करेंट केस एंड फॉर ऑल फ्यूचर इलेक्शंस। मतलब आने वाले सारे चुनाव के लिए प्रधानमंत्री को उस कोड ऑफ कंडक्ट से उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया। एक और आज खबर रही है जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो खबर रही है एक नया दल आया है बिहार में, इंटरेस्टिंग है, लालू राबड़ी मोर्चा। लालू राबड़ी मोर्चा के संस्थापक लालू के बड़े लड़के तेज प्रताप यादव जी हैं। ये वही तेज प्रताप यादव जी हैं जो 12वीं पास 2010 में उन्होंने 12वीं पास की और उसके बाद वो आरजेडी के छात्र विंग के, मतलब स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष हो गए। आरजेडी का 12वीं पास जो लीडर है वो छात्र विंग का अध्यक्ष बन जाता है। बाकी मुझे कहने की इसमें कोई जरूरत नहीं। तेज प्रताप जी और तेजस्वी यादव जो उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने बिहार में कमान संभाली। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, तेज प्रताप यादव जी हेल्थ मिनिस्टर बने। और बिहार का जो हेल्थ है वो तो आप सबसे छुपा नहीं है, उनकी पार्टी की हेल्थ आपसे नहीं छुपी है। उन्होंने चंद्रिका राय एक सीनियर लीडर हैं बिहार के, उनकी लड़की ऐश्वर्या राय जी से शादी की और शादी के बाद कुछ अनबन हुई और ऐसा माना जाता है कि उन लोग शायद अब कभी कहीं आता है कि डिवोर्स एप्लीकेशन फाइल हुई, क्यों कहता है साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन अभी हाल के दिनों में क्योंकि तेजस्वी यादव जी बिहार में जो ऑपोजिशन विपक्ष का गठबंधन बन रहा है उसकी धुरी है और सारे देश में ऐसा माना गया कि शायद लालू जी ने जो जगह खाली हुई है, क्योंकि लालू जी जेल में, मतलब उनको सजा हो गई तो जेल में है, उस जगह को शायद तेजस्वी भर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो तेज प्रताप कहते हैं कि तेजस्वी का मैं कृष्ण हूं और वो मेरे अर्जुन हैं, दूसरी तरफ उसी भाई के अच्छे चलते हुए रथ पे, मतलब उसको पंचर, रथ को पंचर तो नहीं हो सकता, रथ में कुछ ना कुछ रोड़ा अटकाने के लिए वो इस तरह का उन्होंने एक मंच बना लिया और ये भी अनाउंस किया है कि हम 20 सीटें पूरे बिहार में लड़ेंगे। अच्छा, वो गुस्सा क्यों हुए हैं? वो गुस्सा इसलिए हुए हैं कि उनके जो ससुर हैं चंद्रिका राय जी, अब हैं या थे, उनको सारण से टिकट दे दिया गया है। सारण ये वही जगह है जहां से लालू यादव 4 बार एमपी जीते हैं। ये बात
मतलब इस पे तेज प्रताप जी बहुत गुस्सा है। उसके बाद मुख्य बात यह हुई थी कि तेज प्रताप जी अपने समर्थकों के लिए, अपने लिए, जिसके लिए भी 2 सीट चाहते थे, जहानाबाद और सीहोर की। तेजस्वी एक बड़े काम में लगे हुए हैं। उनको लगता है कि बिहार में अगर गठबंधन हो गया तो वो मोदी को रोकने में कामयाब रहेंगे। लेकिन तेज प्रताप जी को इन सबसे क्या मतलब है? उनको लगता है कि नहीं, मुझे मेरे ससुर को क्यों टिकट दिया गया, और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि मैं अपने ससुर के खिलाफ सारण से इलेक्शन लड़ूंगा। हालांकि वैसे मैंने तो सुना था कि सास बहू की नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि ससुर और दामाद की एक लड़ाई हम लोग को सारण में देखने को मिलेगी। हालांकि वो अपने तेजस्वी के लिए कह रहे हैं कि तेजस्वी तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बैक्टीरिया से घिर गया है। मतलब कुछ नेताओं को वो बैक्टीरिया बता रहे हैं। तो ये मुकाबला ससुर दामाद का मुकाबला भी इंटरेस्टिंग रहेगा। आज कल एक बड़ी खबर ये थी कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। उस मैनिफेस्टो की 5 मुख्य बातें जो मुझे लगती हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो उनकी न्याय स्कीम है, न्यूनतम आय योजना की जो बात है उस पर उन्होंने काफी जोर दिया है। उसके बाद उन्होंने रोजगार सृजन की बात की और कुछ नंबर्स को बोला है कि 22 लाख है कितने रोजगार अगले 1 साल या 2020 तक करेंगे। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कांग्रेस ने अपने बजट में कहा है कि हम एक किसान बजट अलग से पेश करेंगे, कि किसानों की हालत को देखते हुए उस हालत को सुधारने के लिए अलग से एक किसान बजट पेश करने की बात कही है। उन्होंने एक बात और इम्पोर्टेंट कही है कि देश की शिक्षा पे 6% जीडीपी को, जो भी देश का जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पे लगाने की बात कही है। अगर ये हो जाता है तो एक बड़ा बदलाव शिक्षा में आ सकता है, अगर ये हो जाता है उसके साथ। और आखिरी बात जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्होंने इस जो जेंडर इक्वालिटी है उसके तहत उन्होंने कहा है कि 33% रिजर्वेशन हम मतलब लोकसभा और विधानसभा में इस देश में महिलाओं के लिए इन सीटों को आरक्षित करने की बात करेंगे। अगर इस पे ये हो जाए, ये बहुत दिनों से पेंडिंग है, पिछले 40 साल से पेंडिंग है ये विधेयक, ये हो जाता है तो महिलाओं की जेंडर इक्वलिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।